हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सुन रहे हैं दीपाली पांडे को मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर, जहां पर मैं आपको पढ़ा रही हूं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इस लॉ को समझते हैं। इस लॉ की शुरुआत होती है 1785 में, जब फ्रेंच फिजिकिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दो स्मॉल चार्ज स्फीयर के बीच के फोर्स को नापते हैं। ठीक है, और उसे एक लॉ के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं। जो भी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को लेकर के, उन्होंने एक लॉ की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया और उसको कहा गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कहिए तो चैप्टर 1 का बेस है। और इस लॉ को समझने के लिए हमें कोई दो चार्जेस को मानना है कि वो स्टेशनरी चार्जेस हैं। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, और ध्यान से सुनोगे तभी समझोगे। कूलम्ब्स लॉ में हमें किन्हीं दो स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक मतलब दो चार्जेस जो कि रेस्ट में है, और वो चार्जेस मैं मान रही हूं कि Q1 और Q2 हैं। तो किन्हीं दो चार्जेस Q1 और Q2 के लगने वाले, बीच में लगने वाले फोर्स को, ठीक है, लिखना है। और ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, मान लिया वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, यानी उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। बट जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट का ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्या बोला मैंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर कि वो सेम चार्जेस हैं या वो डिफरेंट चार्जेस हैं। अगर वो सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो डिफरेंट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, तो स्टेशनरी का मतलब चार्जेस मोशन में नहीं होने चाहिए, चार्जेस एक जगह पे कांस्टेंट रखे होने चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगर पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर हम r मान के चल रहे हैं तो जो डिस्टेंस है अगर वो बढ़ेगी तो इनके बीच का जो फोर्स होगा बच्चों वो कम होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिंपली ये मैथमेटिकली अगर टीचर हमसे पूछता है तो हमें लिख करके दिखाना है। हमें इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमने याद कर लिया तो हम इसका स्टेटमेंट भी अपने आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें ये इक्वेशंस देखने के लिए मिलेगी। Q1 Q2 हम ऊपर रख देंगे और r स्क्वायर हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाएंगे यहाँ से तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं K। तो K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो बच्चों हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एक कांस्टेंट निकल कर आ रहा है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब जो चार्जेस हैं वो किस मीडियम में रखे हुए हैं, चार्जेस इन विच मीडियम। ठीक है, अगर वो जो है एयर में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, या फिर वाटर में रखे हैं, ग्लास में रखे हैं, मतलब चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो K की वैल्यू होगी वो चेंज होगी।
ओके अगर दोनों चार्जेस किसी फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको ध्यान रखना है कि जो k है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हम याद रखेंगे। एंड अगर हमें सेपरेटली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी जाती है तो सेपरेटली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आप लोग याद रखोगे। तो कूलम्स लॉ में अगर हम k की वैल्यू रख दें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि F बराबर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, वंस मोर मैं बता रही हूँ, 9 × 10⁹ दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है फॉर कूलम्स लॉ। ऐसा माने कि चार्जेस फ्री स्पेस में ना रख करके किसी और मीडियम में रखे हुए हैं, मींस अदर देन फ्री स्पेस, तो उस केस में जो हम k की वैल्यू लिख रहे थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो नहीं लिखेंगे हम, तब k की जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके एप्सिलॉन, तो देखो इस फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, अगर चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि F वैक्यूम बोलेंगे उसको, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वेशन 2 माने और इसको इक्वेशन 1 माने और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कर दें डिवाइड, तब क्या होगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड आएगा 2/1, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा। इसको मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। देखो राइट हैंड साइड को मैं डिवाइड कर रही हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसके नीचे मैं क्या लिख रही हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जब दो फ्रैक्शंस डिवीजन में होते हैं तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो ऊपर वाले फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, 1 मिनट, मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ से, वो ऑलरेडी उधर लिखा हुआ है, आप लोग इधर से कॉपी करेंगे। एंड देन देखो इस चीज को मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो नीचे वाला है उसको मल्टीप्लाई में लेकर के आएंगे और 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और उसके अपॉन में आ जाएगा क्या Q1 Q2। सो Q1 Q2 से कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, तो दिस इज मेंशन्ड हियर। तो यहाँ से बच्चों आपको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, और अब हम क्या निकालने वाले हैं चलो ये देखते हैं। बच्चों यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिली है F वैक्यूम और F मीडियम का जो रेशियो मिला है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस रेशियो को हम जो है बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो कहीं भी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर रेशियो लिखा आता है तो उसको एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर को हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ द गिवन मीडियम। ठीक है,
तो K और ER मतलब एप्सिलॉन R सेम वैल्यू है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। और हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है देखने के लिए कि भाई अगर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिखूं तो इसका मतलब है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और K क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो अगर मैं किसी और मीडियम में लिखूं तो शायद मैंने ये अभी आपको लिख करके दिखाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मैं एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन नॉट K। तो देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इस जगह पर ये जो एप्सिलॉन है इस जगह पर क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट K। तो फॉर्मूला जो है अगर चार्जेस किसी और मीडियम में रखें अदर देन फ्री स्पेस तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पर जो K होता है उसकी वैल्यू वैक्यूम में 1 होती है, ये हमें याद रखनी है। एयर में 1.0054 जो लगभग 1 के ही बराबर है, और वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू लगभग 80 होती है। तो डिफरेंट मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और चार्जेस किस में होने चाहिए, चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कूलम्ब्स लॉ को स्टेट कीजिए, स्टेट कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स को डिफाइन कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। डिफाइन करिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डाउट्स आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे बच्चों। एंड आपको अगर मेरा ये जो कंटेंट है, जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये अच्छे लग रहे हैं, हैंडराइटिंग क्लियर लग रही है, तो मुझे बताना मत भूलिए, कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बाकी नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए, ये सारे ही बच्चों के लिए हैं। आप अगर अपनी क्लास में टॉपर नहीं हैं, एवरेज बच्चे हैं, तो भी आप मेरे नोट्स से जो है पढ़ाई कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।